हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का दोस्तों एक और मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो ये वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों टॉप मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चंस के रूप में। जितने भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। गूगल पे लिखिएगा starkstudypoint.com, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का एक और मॉडल सेट क्वेश्चन को लेकर आए हैं यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 26 नंबर। इनसे पहले मैंने आप लोग को 25 क्वेश्चंस तक मैंने कर रखा था। ठीक है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जो छात्र नहीं देखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पहला प्रश्न है 26 नंबर की विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों कई बार। ठीक है, देखिए अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों या फिर यांत्रिक। देखिए जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उसकी अगर प्रकृति की बात करें दोस्तों तो वो हमेशा क्या होती है ना, अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर। कहा गया है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है ना? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, गामा रेज, एक्स रेज, है ना, परावैंगनी रेज, अल्ट्रावायलेट या फिर कैथोड रेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैथोड रेज। कैथोड रेज का जो विद्युतीय क्षेत्र उनमें विद्युत क्षेत्र में वो विक्षेपित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ये भी पूछा हुआ प्रश्न था प्रीवियस ईयर्स में। अब ये तो कई बार देखने को मिलेंगे हर एक मॉडल सेट में, हर एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो क्या होती है। तो हमेशा याद करना दोस्तों ई क्रॉस बी के समानांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। वेक्टर मतलब ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर, ऊपर में वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। 29 नंबर कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें विक्षेपित होती है कहाँ पे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में या फिर विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृग मरीचिका का क्या कारण हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मृग मरेज इसको हम लोग बोलते हैं, मृग मरीचिका, जो अधिकांशतः दोस्तों रेगिस्तान क्षेत्र में होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है ना, तो मृग मरीचिका का जो कारण बनते हैं वो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों होते हैं ना। रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं दोस्तों अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका के लिए। तो 30 का सही उत्तर ए हो जाएगा। 31 नंबर कहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होता है दोस्तों। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत। ठीक है ना, रेडियस यहाँ पे पूछा हुआ है, कर्वेचर ऑफ रेडियस, तो वो अनंत होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक की जैसी ही बात आया दोस्तों तो हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है ना, 2.42। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का, डायमंड का होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 33 नंबर है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है कहाँ पे? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों वो निर्वात में। कहाँ पे होता है? निर्वात में। सभी को पता होगा कि निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछ दिया जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ रही ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर। कहा गया है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो होता है आपका वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा या फिर आभासी उल्टा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आभासी
और उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम जो फाइनल इमेज होता है, फाइनल इमेज, वो वर्चुअल एंड वर्टेक्स होता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला है 35 नंबर की एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता जो होगी वो क्या होगी। तो देखिए दूरदृष्टि दोष दीर्घ को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। देखिए दूर दृष्टि दोष वालों के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। कौन सा, तो उत्तल लेंस का। तो देखिए उत्तल लेंस की इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी लेंस की आवश्यकता होगी, तो वो उत्तल लेंस की, ठीक है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष वालों के लिए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि जब प्रकाश की एक किरण स्लाइब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। कहा गया कि जब प्रकाश की एक किरण किसी स्लाइब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा। तो तरंगदैर्ध्य जो वेवलेंथ होगा वो डिक्रीज होगा दोस्तों, घटेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, घटता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर की प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। तो प्रकाश के रंग का जो कारण होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा, आवृत्ति। बहुत बार देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, पूछा हुआ प्रश्न इसकी आवृत्ति। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एफ नोट बराबर एफ ई, एफ नोट यहाँ पे ग्रेटर देन एफ ई, एफ नोट लेस देन एफ ई, या फिर एफ नोट लेस देन एफ ई। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, कि एफ नोट जो है वो हमेशा बड़ा होता है एफ ई से, है ना, ग्रेटर देन एफ ई। तो 38 का बी होगा खगोलीय दूरदर्शी के लिए सही। अगला है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्क जो होता है वो क्या होता है। तो गोलाकार होता है दोस्तों। ये भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है हमारा कि एक पतले फिल्म के रंग के क्या कारण है। तो एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण बनता है वो होता है दोस्तों परिकिरणन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण या फिर विवर्तन। तो सही उत्तर यहाँ पे व्यतिकरण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से लिखा हो, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये व्यतिकरण, ठीक है ना, व्यतिकरण याद रखिएगा। अगला प्रकाशिक पथ, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाशिक पथ जो है बराबर होता है किसके। तो प्रकाश ऑप्टिकल यहाँ पे पूछा जाता है, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होगा। सूत्र है दोस्तों कि अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई बटा 2 होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई बटा 2, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई बटा 2। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, बताओ। दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर जो क्वेश्चन था ना, इसको सही कर लो आप लोग, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। क्या हो जाएगा, या तो आप ए यहाँ पे 2 होता, ठीक है ना, यहाँ पे अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे प्रकाशिक पथ का जो मान होता है वो होता है दोस्तों आपका अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है दोस्तों ऊर्जा। क्या मापा जाता है, ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, वो है दोस्तों लाइमन सीरीज। क्या है, लाइमन श्रेणी, ठीक है, अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अगला है हमारा कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए, तो देखिए दोस्तों रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो संबंध सही होगा वो अर्ध आयु बराबर हाफ एज बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों 0.6931 गुने एवरेज आयु, ठीक है ना, एवरेज लाइफ। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अर्ध आयु बराबर हाफ एज बराबर 0.6931 गुने औसत आयु होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 45 नंबर। कहा गया कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का हमारा स्रोत है दोस्तों न्यूक्लियर विखंडन या फिर न्यूक्लियर संलयन। तो देखिए सौर ऊर्जा की जैसी बात आती है तो वो
न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण के आधी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अर्ध आयु, हाफ एज बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है कि यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो क्या मान होगा, ठीक है ना। रिलेशन क्या बनेगा? तो बीटा भी 1 से बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन हमेशा अल्फा जो है वो 1 से छोटा होगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका रिलेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी अंक निकालिए। तो देखिए दोस्तों, द्विआधारी आप लोग बाइनरी पढ़े होंगे, बाइनरी एंड डेसिमल, तो उसी का यह प्रश्न है। तो देखिए बाइनरी से डेसिमल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 25 है ना, सॉरी डेसिमल से बाइनरी, तो 25 में यहाँ पे 2 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 12, फिर एक जो हासिल आएगा ना दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है ना। फिर 2 6 0, फिर 2 3, फिर 0, फिर यहाँ पे देखो दोस्तों 2 से लगेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, हासिल लिखते चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 हासिल बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से इसका मान लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 11 0 1, और हमेशा बाइनरी में 2 लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ये करेक्ट हो जाएगी। देखिए डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल मैंने वीडियोज़ भी बना रखा है दोस्तों, आप लोग सर्च भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया भी है और आप समझ भी सकते हो। और इस तरह के सब प्रश्न 2 जरूर पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। आगे है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये होल्स कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वीवर। अगला हमारा कि फैक्स का अर्थ है, मतलब फैक्स का यहाँ पे पूछा गया है फुल फॉर्म। तो फैक्स का अर्थ क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? तो फैक्स का अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। क्या होता है? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहला वीडियो में 125 और इसमें हम लोग 26 से 50 तक कर लिए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चंस में गड़बड़ाया था दोस्तों, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, तो उसका अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए वेबसाइट पे जाके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है।